नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है अपनी सास को घर में बंद करके पहुंची बीमार माँ की सेवा करनी बहू। 2 दिन बाद जब घर लौटे बेटे ने बंद ताले में अपनी माँ को बेहोश पड़े देखा तो पत्नी का किया ऐसा बुरा हाल। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर, जानते हैं कि उस बेटे ने आखिर क्या किया अपनी पत्नी के साथ। रानी, अरे ओ रानी, बहू ज़रा मेरी दवाइयाँ ले आ, मेरी दवाइयाँ खाने का समय हो रहा है। प्रीति देवी अपने घर के बरामदे में बैठी हुई अपनी बहू को आवाज़ लगा रही थीं, लेकिन शायद उनकी बहू किसी काम में व्यस्त थी। उसने उनकी आवाज़ नहीं सुनी तो प्रीति जी ने दोबारा से चिल्लाते हुए अपनी बहू को पुकारा कि रानी, मेरी बीपी की दवाइयाँ दे दे बेटा, गर्मी के कारण तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। इतनी ही देर में रानी अंदर अपने कमरे से थोड़ी झुंझलाती हुई बाहर निकली और बोली, आपको कोई काम धाम तो है नहीं? पूरे दिन किसी न किसी काम में लगाए रखती हो। अभी 1 घंटे पहले ही थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में गई हूँ मैं। फिर से आप शुरू हो गई कि मुझे दवाई दे दे, मुझे यह दे दे, वह दे दे। अपना सामान खुद नहीं संभाला जाता क्या? तब प्रीति देवी अपनी बहू से बोली, बहू, अगर मैं अपने शरीर से लाचार ना हुई होती तो कभी भी तुझे परेशान नहीं करती, खुद ही अपना सब काम कर लेती। अगर मैं बिस्तर से उठने भी लायक होती ना तो भी तुझे यहाँ तक नहीं बुलाती। और फिर वैसे भी जब तक मैं ठीक थी तब तक तो मैंने पूरा आराम दिया ना तुझे। अब जब मैं खुद ही लाचार हूँ तो मैं तुझको भला कैसे आराम दे सकती हूँ? कैसे मैं घर के बाकी काम संभाल सकती हूँ? मैंने तो मुन्ना को कहा था कि कोई काम वाली बाई रख ले या फिर मेरा ख्याल रखने के लिए ही किसी को रख ले। कम से कम रोज़ रोज़ घर में यह सब तो नहीं देखना पड़ेगा। तब उनकी बहू अपनी सास से बोली, हाँ, जैसे आपका बेटा तो बहुत लखपति है ना, जो 4-6 नौकर लगाने की हैसियत है उनकी। पता नहीं आप अपने आप को समझती क्या हैं। वह तो अच्छा है कि ज़्यादा रईस नहीं है, पर देखो, ठाठ देखो, क्या आपको नहीं पता कि आपके बेटे की नौकरी कितनी बढ़िया है और उनकी तनख्वाह कितनी है? ऐसे में घर में एक नौकर बढ़ाकर खर्चा और बढ़ा लें, उसकी तनख्वाह कौन देगा? इतना कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली गई, अपनी सास के बिस्तर पर उनकी दवाइयाँ पटक कर। तब जाकर प्रीति जी ने अपने बिस्तर से खिसकते हुए पानी का गिलास लिया और पानी उठाते वक्त कांच का गिलास गिरकर टूट भी गया। दरअसल वह जिसकी आवाज़ सुनकर उनकी बहू अपने कमरे से ही बार बार चिल्लाने में लगी थी और बोली कि कुछ करना धरना तो है नहीं, बस खर्च बढ़ाने में 1 नंबर है। गिलास तो ऐसे तोड़ दिया जैसे ससुर जी या ऊपर से आकर रख जाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता। हद है ऐसे लोगों से। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? वह कमरे में ही चीखती और चिल्लाती हुई रही। कुछ देर बाद वह खुद ही शांत हो गई, लेकिन उठ के आके अपनी सास के पास आकर उसने एक बार यह नहीं देखा कि आखिर उसकी सास को चाहिए क्या। पास में रखी हुई पानी की बोतल से पानी पीकर प्रीति जी ने अपनी दवाइयाँ खाईं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रीति जी अपने लिए उठकर पानी भी नहीं ले सकती। आखिर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक सास थीं और अपनी बहू से ही काम कराना चाहती थीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रीति जी तो स्वभाव की बहुत ही सरल महिला थीं। जब शुरू में उनकी बहू आई थी तो उन्होंने उसे बड़े प्यार से और बड़े चाव से रखा था। कभी भी किसी चीज़ की कमी भी महसूस नहीं होने दी थी। उसे अपनी बेटी की ही तरह समझकर उसके साथ हर काम में हाथ बटाया, उसकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा और खुशियों का भी। बहुत अच्छी थी वह, लेकिन उन्हें बीपी और शुगर की समस्या थी और एक दिन अचानक यूं ही गर्मी के दिनों में बैठे बैठे उनकी तबीयत ख़राब हो गई
उस वक्त घर पर कोई नहीं था। रानी भी अपनी पड़ोसन के साथ बाजार तक गई थी अपने लिए कुछ कपड़े लाने, और जब तक रानी वापस आई तो उसने आकर देखा कि उसकी सास वहाँ लगभग बेहोशी की हालत में वहीं पर खाट पर पड़ी हुई है। इस हालत में उन्हें देखकर वह भी घबरा गई। रानी ने पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की और फिर अपने पति को फ़ोन करके बुलाया। वह उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। वह अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रही थीं। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर विपुल भी कुछ घबरा गया, लेकिन फिर डॉक्टर से बात करने के बाद आखिरकार उसने अपनी माँ को अस्पताल में ही एडमिट कर दिया। पूरी रात अस्पताल में रहने के बाद और डॉक्टरों की ढेरों जांच कराने के बाद यह पता चला कि वे बीपी और शुगर की जो मरीज़ हैं, अचानक से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दरअसल उनका बीपी अचानक ही फ्लक्चुएट कर गया और इस समय पर उनका शुगर भी एकदम से हाई हो गया, जिस कारण से उनके शरीर का कुछ हिस्सा लगभग बेजान सा हो गया था और इसी के कारण आज वह बेचारी बिस्तर में थीं। अभी भी उनका इलाज चल रहा था। बीमारी के कुछ समय बाद तक जब वह अस्पताल से घर आईं तो 2-4 दिन रानी ने उनके खाने पीने की देखभाल की, लेकिन उसके बाद रानी को अपनी सास किसी बोझ से कम नहीं लगती थी और वास्तव में उनकी कंडीशन भी थी कुछ ऐसी ही। ईश्वर की कृपा से वह तो उनके हाथ पांव सही सलामत थे, बस घुटनों के नीचे के पैर बेजान हो गए थे, जिसकी वजह से खड़ी होकर कुछ नहीं कर पाती थीं। लेकिन डंडों के सहारे अब धीरे धीरे वह चलना सीख रही थी। अभी उनकी बीमारी को 3 ही तो महीने हुए थे। अभी तो वह पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उनका चलना भी बहुत ज़रूरी था और उन्हें इस बात का एहसास भी था कि उनकी बहू उनके काम करने से उकता रही है। इसलिए उन्होंने अपनी बहू को कहा था कि रानी, विपुल को कह देना कि वह किसी काम वाली से बात कर लेगा जो कि मेरे काम संभाल दिया करेगी। बस कुछ महीने की ही तो बात है, लेकिन बहू ने तब तो टाल मटोल कर दी। अपने पति को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया और इधर विपुल यह सोच रहा था कि चलो, घर पर माँ का ख्याल रखने के लिए रानी तो है ही, यदि कोई काम वाली बाई रखो तो पता नहीं वैसे माँ का वो कैसा ध्यान रखे। रानी तो उनकी बहू है, इसीलिए अच्छे से ध्यान रख लेगी और काम वालों को तो सिर्फ पैसे से मतलब होता है, इसीलिए वह किसी से बात नहीं करना चाहता था। जब प्रीति जी ने दोबारा पूछा तो रानी ने कह दिया कि मम्मी जी, मैंने आपके बेटे को कहा है तो वह अभी काम वाली बाई ढूंढ रहे हैं, जैसे ही कोई मिल जाएगी तो यहाँ आना शुरू कर देगी। अब शहरों में काम वाले भरोसेमंद इंसान को ढूंढना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे भूसे के ढेर में किसी इंसान को ढूंढना। इसीलिए अपनी बहू की बात सुनकर प्रीति जी ने भी दोबारा उसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन रानी जब अपनी बहन से बात कर रही थी तो उसे वहाँ से पता चला कि उसकी माँ की तबीयत 2-3 दिन पहले बहुत ख़राब हो गई थी और वह अस्पताल में भर्ती भी थी, लेकिन इस बारे में रानी को किसी ने नहीं बताया। अब यह सब सुनकर रानी भी परेशान हो गई और कहने लगी कि दीदी, अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं कल ही माँ को देखने के लिए आ जाऊँगी। जब रात को उसका पति आया तो उसने उसे अपनी माँ के बारे में बताया और कहा कि मैं कल सुबह अपनी माँ को देखने के लिए जाऊँगी। तब विपुल ने रानी को कहा कि रानी, अगर पॉसिबल हो तो तुम माँ को देखने बाद में चली जाना। अभी अगर तुम चली जाओगी
तो पापा को कौन देखेगा? और फिर मुझे भी तो ऑफिस के 2 दिन के काम के लिए बाहर जाना है। अब मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा और तुम भी नहीं रहोगे। देखभाल कौन करेगा तब माँ की? रानी ने अपने पति को कहा कि मैं सुबह को जाकर शाम को वापस आ जाऊँगी और फिर खाना पीना अम्मा जी के लिए सब बनाकर रख जाऊँगी। इसीलिए आप परेशान मत होइए। मैं बस सुबह जाकर शाम को वापस आ जाऊँगी। तब विपुल ने भी हामी भर दी और कहा कि ठीक है रानी, तुम भी अपनी माँ को यानी कि सासू माँ को जाकर देख आओ, लेकिन टाइम से वापस आ जाना। अगले दिन रानी अपनी माँ के यहाँ जा रही थी। तब वह अपनी सास के लिए खाना बनाकर कमरे में ही रख गई और अपनी माँ को देखने के लिए अपने मायके चली गई। जब उसने मायके जाकर देखा तो उसकी माँ भी बहुत कमज़ोर थी और इधर अभी तक 2 दिन से उसकी बहन उसकी माँ का ख्याल रख रही थी, जबकि उसकी भाभी ढंग से अपनी माँ का यानी कि अपनी सासू माँ का ख्याल नहीं रख रही थी। इसीलिए उन दोनों ने इस बारे में सोचा। इस बारे में जब रानी ने अपनी माँ से बात की तो पता चला कि रानी की सास की तबीयत कई हफ्तों से ख़राब थी, लेकिन उसकी भाभी ने उसकी माँ को डॉक्टर के पास तक लेकर जाना ज़रूरी नहीं समझा और लापरवाही करती रही और उसकी माँ बीमारी में ही सारा काम करती रही, जिसके कारण उनकी तबीयत ख़राब हो गई और अब हॉस्पिटल से आने के बाद भी वह अपनी सास का ख्याल सही से नहीं रखती। इसीलिए रानी की बड़ी बहन 1-2 दिन के लिए आकर अपनी माँ के पास रुक गई और अब जब रानी अपने घर आ गई तो उसके दीदी ने रानी से 2-4 दिन घर पर ही रुकने को कहा और रानी ने झट से हामी भर दी, जबकि रानी की माँ ने कहा भी था कि बेटा समधन जी घर पर अकेली होंगी, ऐसे में भला वह अपने खाने पीने का कैसे करेंगी। तो रानी ने अपनी माँ को कह दिया कि माँ, पड़ोस वाली आंटी से मैं कह कर आई हूँ और फिर शाम को आपके दामाद जी आ ही जाते हैं। अपनी माँ को 2-3 घंटे तो संभाल ही सकते हैं और फिर 2-3 दिन नहीं गई तो आज और कल तो मैं यहाँ रुक ही सकती हूँ ना। यहाँ रुकने के बाद देखा जाएगा। पहले तुम थोड़ी ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। अब रानी अपनी माँ के पास ही रुक गई और आज का दिन भी हो ही गया था। अगले दिन का दिन भी निकल गया। अगले दिन अब रानी अपनी भाभी के पास पहुँची और अपनी दीदी के मुँह से जब रानी ने यह सब बातें सुनी तो उसे अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आया और वह अपनी भाभी के कमरे में जाकर उससे झगड़ा करने लगी और बोली, भाभी तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ की देखभाल तक नहीं कर सकते तुम? अरे मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम इतना भी नहीं कर सकती? घर में पड़ी पड़ी क्या अचार डालती हो जो अपनी सास की सेवा तक नहीं की जाती। ऐसी बहू होने से तो अच्छा है कि मेरी माँ की कोई बहू ही न होती। क्या इस घर में वे तुम्हें प्यार करें और वही सारा काम करती रहें, तुम्हारी सेवा करती रहें, जीवन भर वही सारा काम करें? अरे बहू का तो फ़र्ज़ होता है अपनी सास की सेवा करना। तो रानी की भाभी बोली, वह तो दिखाई दे ही रहा है, बड़ी आई मुझे ज्ञान बांटने वाली। अरे तुम्हारी सास तो खुद बेचारी एक एक टुकड़े के लिए दूसरों की मोहताज है, लेकिन तुम फिर भी बेशर्मों की तरह यहाँ कल से पड़ी हो। तुम्हारी माँ के तो फिर भी हाथ पैर चल रहे हैं, अपने लिए बनाकर खा सकती हैं। अगर मैं नहीं भी करती तो कौन सी बड़ी बात है, पर तुम तो अपनी उस लाचार सास को छोड़कर यहाँ आ पड़ी हो जो अपने लिए खाना तक नहीं बना सकती, जो उठकर कुछ ले तक नहीं सकती। कैसी बहू हो तुम? फालतू में मुझे ज्ञान मत बांटो। मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम कितनी बढ़िया हो, इसीलिए मुझे तो कोई ज्ञान देने की कोशिश ही मत करना, समझी? अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर वह निकल गई।
रानी की भाभी वहाँ से बाहर चली गई और उधर बेचारी प्रीति जी की बुरी हालत थी। रानी ने उनके लिए रात का खाना बनाकर तो रखा था, लेकिन एक दिन तक का तो खाना चल सकता है। अगले दिन भी गर्मियों के समय में वही खाना एक जगह रखा रहे तो खाना खराब होना स्वाभाविक सी बात है। अब ऐसे में प्रीति जी के आसपास कोई था भी नहीं और ना ही वह छड़ी जिसकी सहायता से उठकर वह इधर उधर जा सकती थीं। हिम्मत करके उन्होंने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ न दिखा। अब उनके पास बेड से कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उनके पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन उन्हें डर था कि यदि बेड से कूदते वक्त जब वह बेड से कूदेंगी उस समय उन्हें कोई चोट लग गई तो कौन उन्हें देखेगा। बेचारी बिस्तर पर भूखी प्यासी पड़ी हुई थीं। अगले दिन की शाम होने को आई और इधर रानी अपनी माँ की सेवा करने में व्यस्त थी। उसे अपनी सास का होश ही न रहा। तभी रानी का फ़ोन बजा। रानी ने देखा तो उसके पति विपुल का फ़ोन था। अब रानी ने विपुल का फ़ोन बड़ी हिम्मत करके उठाया। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं फ़ोन उठाकर ही विपुल से बात कर सकूं, लेकिन फिर भी उसने खुद की हिम्मत बढ़ाई और फ़ोन उठाकर उसने विपुल से बात भी की। जब विपुल ने उससे अपनी माँ से बात कराने को कहा तो रानी ने बहाना लगा दिया कि विपुल, माँ जी सो गई हैं, तुम कल उनसे बात कर लेना, मैं कल तुम्हारी उनसे बात करा दूंगी। लेकिन अचानक क्यों विपुल का फ़ोन आ गया? कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी यह, बल्कि विपुल को ऐसा कुछ शक हुआ, जिसके बाद विपुल ने अपनी माँ को फ़ोन किया था, लेकिन वह फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तब विपुल ने अपनी पत्नी को कॉल किया और अब भी उसकी पत्नी ने माँ से बात नहीं कराई, तो इस वजह से वह अब क्या ही करता। ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था और उसका काम जो कि आज शाम तक निपटने वाला था वह आज सुबह की मीटिंग में ही फाइनल हो गया और इसीलिए दूसरे शहर से अपने शहर के लिए सुबह मीटिंग ख़त्म होते ही वह निकल पड़ा। और इधर रानी को अपनी सास का होश ही नहीं था। रात को अपने पति को उसने बहाना लगा दिया और उसके बाद फिर से वह अपनी सास को जैसे भूल ही गई थी। उसे याद ही नहीं था कि उसे अपनी सास की भी देखभाल करनी है, वह किसी परेशानी में भी है या नहीं। वह तो मज़े से अपने घर में रह रही थी और अपनी माँ के ही बारे में सोच रही थी। बस मीटिंग ख़त्म होते ही विपुल जैसे ही अपने घर पहुँचा तो विपुल ने पाया कि उसके घर का ताला लगा हुआ है, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। तो ताला देखकर वह थोड़ा चौंक गया। उसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और पूछा कि रानी, तुम कहाँ हो? तब रानी ने उससे झूठ कहा कि विपुल, मैं तो घर ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं घर ही होंगी ना, और भला कहाँ होंगी? विपुल ने उसकी इस बात पर कोई रिएक्शन तो नहीं दिया, लेकिन वह खुद सोच में पड़ गया कि रानी उसे झूठ क्यों बोल रही है, और अगर वह घर पर है ही नहीं तो उसने ऐसा क्यों कहा कि वह घर पर है। फिर विपुल ने रानी से कहा कि अच्छा, अगर तुम घर पर हो तो मेरी माँ से बात करा दो, क्योंकि मेरी रात भी उनसे बात नहीं हुई थी। फिर से जब वह झूठ बोलने लगी तो विपुल ने कहा कि अगर तुम घर के अंदर हो तो घर के बाहर ताला कैसे लगा हुआ है। रानी यह सुनकर तो रानी के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि इतनी सुबह सुबह ही विपुल अपने घर जा पहुँचेगा। और वह तो बस यही सोचकर निश्चिंत थी कि अपनी सास के लिए 10-15 रोटियां वह इकट्ठी ही सेक कर आई थी, तो बस उन्हें खाकर वह जिंदा ही होंगी और 1-2 दिन में उन्हें कुछ नहीं होगा। और फिर अपनी माँ के चलते उसे अपनी सास की तबीयत का तो कोई होश ही नहीं था, उसके दिमाग से ही निकल गया था। लेकिन विपुल की बात से उसका दिमाग बिल्कुल चकरा गया। अब वह सोचने लगी कि वह क्या झूठ बोले, लेकिन अब कोई भी झूठ पकड़ा ही जाता है, क्योंकि विपुल दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। रानी, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कहाँ गई हो
और मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? क्योंकि दरवाजे के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। बाहर कोई भी नहीं है इस घर के अंदर। अब घबराती हुई रानी जब बहाना ना बना पाई तो उसने नेटवर्क इशू का बहाना बनाया और कहा कि विपुल, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है, अभी मैं सुन नहीं पा रही हूँ। तो उसने नेटवर्क इशू का बहाना बनाया और कहा कि विपुल, मुझे अभी भी आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है, मैं अभी फ़ोन करती हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। हेलो हेलो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही विपुल, नेटवर्क इशू है शायद। इतना बोलकर उसने फ़ोन रख दिया और अब उसके हाथ पैर फूल रहे थे। वह अगले ही पल अपने ससुराल आ जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा असंभव था। अब उसने अपने घर के दरवाजे को तोड़ने के बारे में सोचा, क्योंकि कई बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी और उसकी पत्नी भी उससे झूठ बोल रही थी। इसीलिए विपुल ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा तोड़ दिया। जब उसने दरवाज़ा तोड़ा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसकी माँ बेहोशी की सी हालत में बरामदे में पड़ी हुई थी और वहीं बरामदे में ही शायद उन्होंने टॉयलेट भी कर लिया था और वहीं पड़ी हुई थी। अपनी माँ को यूँ बेहोश देखकर विपुल घबरा गया और चीखता चिल्लाता हुआ अंदर आया। वह अपनी माँ को पुकारने लगा, लेकिन उसकी माँ तो बेहोश थी, उन्हें अपना होश ही नहीं था। वह विपुल को कहाँ से जवाब देती? अब ऐसे सब सोचकर विपुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और बिना देर किए झटपट उसने दोस्त को फ़ोन किया और एम्बुलेंस को बुलाकर वह अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि कमज़ोरी के कारण यह ऐसा हुआ है। अपनी माँ को दवाइयाँ दिलवाईं और उन्हें लेकर विपुल घर पहुँचा और जैसे ही वह घर पहुँचा तो उसने अपनी पत्नी को दरवाजे पर खड़ा देखा। गुस्से से बौखलाता हुआ ऑटो से उतरते ही उसने वहीं पड़े एक डंडे से अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया और वह उसे तब तक पीटता रहा जब तक कि वह ज़मीन पर न गिर पड़ी। फिर आस पड़ोस के लोगों ने आकर रानी को विपुल की मार से बचाया और विपुल को डांटने लगे। तब विपुल ने उन सबको रानी की करतूत के बारे में बताया कि कैसे उसकी पत्नी उसकी माँ को घर में बंद करके बाहर से ताला लगाकर अपने मायके चली गई थी और एक बार जो अपने मायके गई तो उसने वापस मुड़कर देखा भी नहीं कि उसकी सास जिंदा भी है या नहीं। ऐसे में जब वहाँ उपस्थित लोगों को यह सच्चाई पता चली तो वह सब भी बहुत नाराज़ हुए और उल्टा रानी को ही 50 बातें सुनाने लगे कि कैसी बदतमीज़ बहू है, तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या? तब रानी विपुल के पैर पकड़ती हुई बोली, विपुल, मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनकी देखभाल करने में लगी हुई थी। तब विपुल ने कहा, अच्छा, अगर अपनी माँ की इतनी चिंता थी तो मेरी माँ को क्यों भूल गई? एक बार तूने मायके जाकर पलटकर भी देखा? कम से कम वहाँ तेरी भाभी तो थी। वह उल्टा सीधा ही सही, जैसे भी होता तेरी माँ को बनाकर खाना खिला देती, लेकिन तू यहाँ मेरी माँ को भूखा प्यासा घर में बंद करके चली गई और पलटकर देखा तक नहीं कि वह कैसी हैं कैसी नहीं। वह तो शुक्र है तेरी भाभी को, जिसने तुम दोनों के लड़ाई झगड़े में ही सही, लेकिन मुझे फ़ोन करके सारी बात बता दी। तब जाकर मैंने सोचा कि अगर तू अपने मायके में ही है तो मेरी माँ का घर पर ध्यान कौन रख रहा होगा। पर फिर भी मुझे लगा कि तू इतना नीचे नहीं गिर सकती। ज़रूर तूने माँ के लिए भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, लेकिन पूरे पड़ोस में तूने किसी से भी कुछ नहीं कहा। उनका ध्यान रखने के लिए मैंने सोचा तूने किसी को तो कहा होगा, लेकिन घर के दरवाजे पर ताला देखते ही मेरा माथा ठिनक गया। कितनी बदतमीज़ औरत है तू, मेरी माँ के साथ इतना घटिया बर्ताव। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ तेरा। कब तक तू मेरी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव करती रहेगी? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे ऊपर निर्भर हूँ
और मेरी माँ की सेवा मैं नहीं कर सकता या करवा नहीं सकता। शौक चढ़ा है ना तुझे अपनी माँ की सेवा करने का, तो तेरे लिए कुछ है ही नहीं सास तो। जाओ, जाकर अपनी माँ की सेवा करो और दोबारा लौटकर यहाँ कभी वापस मत आना, समझी। गुस्से में विपुल ने रानी को भगा दिया और विपुल ने अपनी माँ के लिए एक फुल टाइम केयर टेकर रख दी, जो विपुल के लिए खाना भी बना दिया करती थी और उसकी माँ का ध्यान भी रखती थी। जब विपुल पूरी तरह से निश्चिंत था और इधर विपुल की पत्नी रानी, जो कि अपने मायके में अपनी माँ की सेवा करने के लिए आई थी, 2-4 दिन में ही रानी की माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। और अब जब रानी अपने मायके में ही पड़ी रही तो उसे अपने घर जाने को उसकी माँ ने कहा। पता नहीं तू अपने ससुराल जा नहीं सकती क्या, क्योंकि वह तो दुनिया भर का तमाशा बनाकर यहाँ आई थी। अब यह बात वह अपनी माँ को बता नहीं सकती थी। और इधर रानी की भाभी दिन रात उसे बातों ही बातों में जूते से मारती रहती कि पता नहीं कैसी कैसी औरतें होती हैं, दूसरों को ज्ञान बांटने आती हैं और अपना घर संभाला नहीं जाता। पति घर से निकाल दे तो मायके में पड़ी रहती हैं। कम से कम ऐसी औरतों से तो अच्छी हूँ, अपने ससुराल में अपने पति और सास के साथ तो हूँ। और रानी के घर, उसके मोहल्ले में सबको पता चल गया था कि रानी के पति विपुल ने उसे गुस्से में उसके घर से निकाल दिया है और इसीलिए रानी इतने दिन से यहाँ पड़ी है। लेकिन यह सब जानने के बाद रानी के पड़ोस वाले भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे और गांव मोहल्ले की औरतें तो उसे सुनाती ही रहतीं, साथ ही उसकी माँ को भी सुनाती थीं कि हमने तुझे पहले ही मना किया था कि अपनी बेटी को इतना सर पर मत चढ़ा कि भविष्य में वह तेरे ही सर पर चढ़कर नाचे। अब देख ले तेरे लाड़ प्यार का नतीजा, क्या किया तेरी बेटी ने। अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा तेरी बेटी ने अपनी सास के साथ किया है। बेचारी अपाहिज औरत को घर में बंद करके आ गई और 2 दिन तक पलटकर देखा भी नहीं। अरे अपनी माँ की इतनी चिंता है तो थोड़ी सास की भी कर लेती, जीवन तो वहीं से पार लगेगा बेटा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ तो तेरी बहन भी थी और तेरी भाभी भी, लेकिन फिर भी तू यहाँ आकर पड़ गई और वहाँ तेरी सास के पास तो कोई नहीं था ना। ऐसे में गुस्सा आना तो स्वाभाविक सी बात है। और फिर विपुल पर क्या बीती होगी जब उसने अपनी माँ को इस हालत में बरामदे में पड़े देखा होगा। बिल्कुल सही किया उसने तेरे साथ। अब तो यह रोज़ तीसरे दिन का काम हो गया। मोहल्ले में किसी को चर्चा के लिए कोई बात न मिलती तो सब रानी के घर की बात लेकर बैठ जाते और बस रानी के ही काम चोर पने को लेकर उसे सुनाते रहते। लेकिन जब कई दिन बीत गए तो रानी ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था, क्योंकि मोहल्ले में भी सबको सब कुछ पता चल चुका था। रानी की ससुराल में उसके मोहल्ले की एक लड़की थी जिसने पूरे मोहल्ले में रानी की सच्चाई सबको बता कर रख दी थी। अब रानी झुंझलाने लगी। वह झुंझलाकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए जब भी कोई उसकी बुराई करता तो वह आकर अपने कमरे में रोने लगती। रानी की माँ ने अपने दामाद विपुल को फ़ोन किया और फ़ोन पर उससे सारी बात की, लेकिन फ़िलहाल के लिए विपुल नहीं माना। रानी को उसने अपने घर बुलाने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मम्मी जी, आप अच्छे से अपनी बेटी से सेवा करवाइए। जब इसका मन भर जाए तब इसे कह दीजिएगा कि यह खुद चली आएगी, क्योंकि मैं इसे लेने कभी नहीं आऊँगा। और अगर गलती से भेजना यह गलती दोबारा की तो यह सोच भी नहीं सकती कि मैं इसके साथ क्या करूँगा। कुछ दिन तो रानी यही सोचती रही कि उसका पति ही उसे लेने आएगा, पर जब 2-3 दिन और बीत गए लेकिन विपुल नहीं आया तो आखिरकार अपना सा मुँह लेकर रानी ही अपने ससुराल वापस पहुंच गई। विपुल ने उसे देखा तो ना ही उसे लौटने के लिए कहा, ना ही घर के अंदर आने के लिए कहा। पर जब वह अंदर आ रही थी तो घर की नौकरानी ने उसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो
और यहाँ आई क्यों हो तुम? तब रानी ने उसे अपना परिचय दिया। रानी के साथ प्रीति जी, जो कि अपनी बहू से बहुत नाराज़ थीं, लेकिन इन्होंने ही अपनी नौकरानी को कहा कि बहू का सामान इसके कमरे में रख दो और खाने में क्या बनेगा अब से यही तुम्हें बताएगी। लेकिन विपुल ने अपनी पत्नी को कहा, आसानी से उसने उसे माफ़ नहीं किया। अब रानी अपनी सास के साथ अच्छे से बर्ताव करती है, क्योंकि विपुल उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके भेज देगा, जहाँ रह पाना अब उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा है। इसीलिए रानी अपने ससुराल में अपनी सास और अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।